आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी चुनाव हारे नहीं थे खटीमा, उनको चुनाव हरवाया गया था। लेकिन यह भरोसा और विश्वास उनको रास नहीं आया और ऐसे लोगों ने एक कहना चाहिए कि एक गिरोह के रूप में सक्रिय रूप से ऐसे काम करने शुरू कर दिया कि जैसे वो भारतीय जनता पार्टी के अंग नहीं है, वो विपक्ष के लोग हैं। तो सुना आपने ये बयान बेहद हैरान करने वाला है। समूची उत्तराखंड बीजेपी की रणनीति को सवालिया निशानों के घेरे में खड़ा कर रहा है और उसके साथ ही समूची उत्तराखंड बीजेपी में चल रही गुटबाजियों को भी सार्वजनिक कर रहा है। इसी पर करेंगे आज का एनालिसिस। आगे बढ़ें इससे पहले आपसे गुजारिश कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष तिवारी और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड पर पावर सेंटर शो। उत्तराखंड बीजेपी में पिछले कुछ दिनों से गुटबाजियों का दौर जारी है। लगातार इस शो में हम आपको इससे रूबरू भी कराते रहे हैं। उत्तराखंड बीजेपी में चल रही अंदरूनी कलह को लेकर हम लगातार आप तक रिपोर्ट पहुंचाते रहे हैं और इसका एनालिसिस भी हम करते रहे हैं। अरविंद पांडे की पूरी खबर हमने आपको सबसे पहले दिखाई थी और इसका एनालिसिस भी किया था और इसके साथ ही किस तरीके से असंतुष्टों के बाद किस तरीके से उनको रोकने की कोशिश हुई, अमित शाह की कैसे एंट्री होती है उधमसिंह नगर की राजनीति में और किस तरीके से शक्ति प्रदर्शन को रोका जाता है, यह भी हमने आपको बताया था। लेकिन उधमसिंह नगर में इस सब के बावजूद बीजेपी की अंदरूनी कलह रुकी नहीं है और यह सवाल भी हम पहले ही पूछ चुके हैं कि अमित शाह ने भले ही कुछ देर के लिए गुटबाजी को रोक दिया हो, गुटबाजों की गाड़ियां घूम गई हो, उनके हेलीकॉप्टर गदरपुर न पहुंचे हो, लेकिन ये कितनी देर तक रुका रहेगा ये किसी को नहीं पता है। और यही सवाल आज फिर उठ रहा है जो बयान हमने इस कार्यक्रम के शुरुआत में आपको सुनाया है। बयान किसका है ये आप समझ लीजिए। बयान दीपक बाली का है। दीपक बाली काशीपुर के मेयर हैं और उत्तराखंड बीजेपी के बड़े नेताओं में अब शुमार है। हालांकि इसके पहले वो आम आदमी पार्टी में हुआ करते थे, लेकिन अब बीजेपी में है। माना जाता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के भी ये खासे करीबी हैं। अब जो बयान दीपक बाली का आपने सुना है, पहले एक बार आपको फिर से हम दीपक बाली का वो बयान सुना देते हैं जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री रहते हुए पुष्कर सिंह धामी हारे नहीं थे बल्कि उनको हरवाया गया था। अब इसके पीछे की भी कहानी क्या है और उस समय दीपक बाली क्या कर रहे थे जब 2022 का चुनाव हो रहा था, वो भी हम आपको बताएंगे। इस वीडियो के अगले हिस्से में उसका एनालिसिस भी करेंगे कि आखिर दीपक बाली क्या कहना चाह रहे हैं और ये किस ओर इशारा है। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले एक बार फिर से आपको यह बयान सुना देते हैं। आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी चुनाव हारे नहीं थे खटीमा से, उनको चुनाव हरवाया गया था। उस दिन के चलते हुए षड्यंत्र आज तक जारी है। उस दिन के चलते हुए अवरोध पैदा करने वाले उन गिरोहों के लोगों के प्रपंच आज तक जारी हैं। आप जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी सिर्फ 7 महीने हुए थे उनको पहली बार प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद प्रदेश की बागडोर संभाले हुए, लेकिन वो उस सेनापति के रूप में निकले बाहर कि जिन्होंने 2022 का चुनाव अपने नेतृत्व में लड़ाया और उसके बाद वो उस सेनापति के लिए तरह रहे कि जिन्होंने युद्ध के मैदान में उस युद्ध को जीता और खुद घायल हो गए, लेकिन युद्ध जीता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाया। तो हमारे पार्टी संगठन के वरिष्ठ नेताओं ने पूरे एक परिवार की तरीके से माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी की हार के बावजूद उनके कंधों पर भरोसा रखा और उन भरोसे के साथ इस कहना चाहिए कि इस बाल्यकाल से युवावस्था की तरफ बढ़ रहे प्रदेश की बागडोर उनके हाथों में दे दी
ये विश्वास था उस पार्टी संगठन का, लेकिन ये भरोसा और विश्वास उनको रास नहीं आया। और ऐसे लोगों ने एक, कहना चाहिए कि एक गिरोह के रूप में सक्रिय रूप से ऐसे काम करने शुरू कर दिया कि जैसे वो भारतीय जनता पार्टी के अंग नहीं है, वो विपक्ष के लोग हैं। और लगातार उनके ऊपर आरोपों और प्रहारों का एक ऐसा सिलसिला जारी किया, ये जो आज तक जारी है। तो सुना आपने, दीपक बाली काशीपुर के मेयर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के करीबी, वो कह रहे हैं कि एक साजिशों का दौर था जिसके तहत मुख्यमंत्री रहते हुए पुष्कर सिंह धामी को खटीमा से चुनाव हराया गया। और उसके आगे जो दीपक बाली कह रहे हैं वो और हैरान करने वाला है। दीपक बाली की माने तो जिन्होंने साजिशें रची थी 2022 के विधानसभा चुनाव में, वो अब भी साजिशें रच रहे हैं। इशारा किसकी ओर है? दीपक बाली साहब का इशारा अरविंद पांडे की ओर है। क्या वाकई में ऐसा हुआ था? यह सवाल है। सियासी गलियारों में यह सवाल पूछा जा रहा है कि क्या वाकई में ऐसा हुआ था कि एक धड़ा ऐसा था जिसने मुख्यमंत्री रहते हुए खटीमा से पुष्कर सिंह धामी को चुनाव हरवा दिया था। आपको याद दिला दें कि पुष्कर सिंह धामी 2022 में खटीमा से चुनाव हार गए थे। उसके बाद उनको उपचुनाव लड़ना पड़ गया था और उसके बाद वो विधायक चुने गए थे और फिर मुख्यमंत्री तो वो थे ही। 6579 वोट के करीब उनको इतने वोटों से हार का सामना करना पड़ा था। और विनोद जो कापड़ी साहब हैं, भुवन कापड़ी साहब माफ कीजिएगा, उन्होंने कांग्रेस के ये सीट निकाल ली थी। सब हैरान रह गए थे कि मुख्यमंत्री रहते हुए पुष्कर सिंह धामी चुनाव हार कैसे गए, वो भी खटीमा सीट से, क्योंकि खटीमा से वो पहले भी विधायक रह चुके थे। और दीपक बाली का यह बयान अब सामने आना यह बताता है कि कोई ऐसा था जो धामी के खिलाफ साजिश तो रच ही रहा था, उनके पीठ में खंजर भी भोंक रहा था। और यही वजह रही शायद कि जो सेफ सीट मानी जा रही थी खटीमा धामी के लिए, वहां से वो हार गए। लेकिन सवाल यह है कि 2022 का दौर थोड़ा पीछे जा चुका है, 2026 आ चुका है और 2027 में दोबारा विधानसभा चुनाव होने हैं और उधम सिंह नगर में साजिशों का दौर बकौल दीपक बाली अब भी जारी है। इससे दो चीजें बिल्कुल साफ हो जाती हैं। एक ये कि आने वाले वक्त में उधम सिंह नगर में बीजेपी के लिए मुश्किलों का दौर शुरू होने वाला है। खटीमा सीट से कौन लड़ेगा चुनाव, ये अभी किसी को नहीं पता है। क्या वापसी करेंगे पुष्कर सिंह धामी खटीमा पर या फिर वो चंपावत में ही बने रहेंगे, यह सवाल है। यह तय करना होगा आला कमान, बीजेपी आला कमान को। इसके अलावा रुद्रपुर से राजकुमार ठुकराल जो कभी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ा करते थे, क्या उनकी भी वापसी होगी? इसके अलावा किच्छा से राजेश शुक्ला जो चुनाव हार गए थे, क्या उनको फिर इस बार टिकट मिलेगा? क्योंकि मैं इनका नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये सभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के करीबी नेताओं में माने जाते हैं। और इसके साथ ही सवाल ये है कि क्या अरविंद पांडे को टिकट मिलेगा? और अगर नहीं मिलता है टिकट, 1% भी अगर इस बात की हम लोग, जैसा अब लग भी रहा है, क्योंकि लगातार अरविंद पांडे अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं, पार्टी फोरम तो उनके लिए अब कोई मायने ही नहीं रखता है, पार्टी लाइन कोई मायने नहीं रखती है, उससे इतर जाके वो तमाम बयान दे रहे हैं। और इसके साथ साथ ही अपने करीबी नेताओं से शक्ति प्रदर्शन की तैयारी भी थी कराने की। तो इसके बाद अब इस बात की संभावना बहुत कम है कि अरविंद पांडे को टिकट मिलने जा रहा है बीजेपी से। अगली बार हो सकता है किसी नए चेहरे को यहां से मैदान में बीजेपी उतार दे। लेकिन सवाल यह है कि एक तरफ अरविंद पांडे का टिकट कट रहा है, और अगर कट रहा है तो मुख्यमंत्री धामी के जो करीबी और बीजेपी के पुराने नेता रहे हैं, क्या उनका टिकट रिपीट होगा? और खुद खटीमा से क्या मुख्यमंत्री धामी दोबारा चुनाव लड़ेंगे? और अगर लड़ेंगे तो साजिशों का दौर क्या खत्म रहेगा, क्या खत्म हो जाएगा, या फिर उनके खिलाफ साजिशें रचने वाले फिर एक बार 2027 में साजिशें रचते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, उनके नेताओं को, चुनाव प्रभारी को इसकी भनक तक नहीं मिलेगी?
क्योंकि 2022 में तो बीजेपी को पता भी नहीं चला, खुद मुख्यमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पता नहीं चला कि उनके खिलाफ साजिशें हो रही हैं। तो 2027 में भी क्या ऐसा होगा? और अगर होगा तो क्या ये पता लगा पाएंगे कि आपके खिलाफ साजिशें हो रही हैं? या फिर 2027 के बाद 4 साल बाद कोई इस तरीके से बयान दे रहा होगा कि आपके खिलाफ 2027 में साजिश रची गई थी? ये सियासत के रंग है। लेकिन एक बात यहां पर दीपक बाली के बारे में भी चर्चा करना जरूरी है। जब 2022 में खटीमा से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव लड़ रहे थे, तो दीपक बाली आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे। इसलिए दीपक बाली के बयानों को महत्व तो थोड़ा बहुत देना ही पड़ेगा। और दीपक बाली अगर ये कह रहे हैं कि वाकई में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ साजिश हुई थी, तो क्या भारतीय जनता पार्टी में ये अंदरूनी कलह वाला जो रोग है, जो आमतौर पर कांग्रेस में देखा जाता था, वो बेहद गहरे तक चला गया है? और ये मर्ज लाइलाज हो जाए उससे पहले भारतीय जनता पार्टी को कोई कदम उठाना होगा, क्योंकि अगर उधम सिंह नगर और हरिद्वार की सीटों पर कुछ मामला बिगड़ा तो सत्ता में वापसी बेहद मुश्किल भी हो सकती है। क्या वाकई में आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा इलाज है कि उधम सिंह नगर जैसी जगहों पर या फिर पूरे राज्य में अंदरूनी कलह पर कोई इलाज वो कर सकती है? कमेंट बॉक्स आपके लिए है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आखिर में चलते चलते आपसे गुजारिश कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपके कमेंट हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। नमस्कार।